नमस्कार जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अब तक बजट से संबंधित खबरों को देखते आ रहे होंगे। क्योंकि देखिए 1 फरवरी का जो दिन है ना, वो हमारे देश में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि ये आपको देखने के लिए मिलती है। क्योंकि आज ही के दिन पेश किया जाता है सर बजट, और पेश कर दिया गया है। पहले तो कुछ की फीचर्स, मतलब जो मेजर पॉइंट्स हैं ना बजट से संबंधित, उनको मैं आपको ओरली समझा देता हूं। देखिए सबसे पहला तो निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। 9वीं बार यहां पर वो लगातार बजट पेश करने वाली एकमात्र बन गई हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये बजट की जो टोटल ड्यूरेशन आपको देखने के लिए मिलती है वो है 85 मिनट, 85 मिनट्स के आसपास उन्होंने इस बजट में प्रॉपर स्पीच दी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे लंबी भी बजट की स्पीच निर्मला सीतारमण जी की ही मिलती है, जो 2020 वाली थी, जिसमें उन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास भाषण दिया था बजट के संबंध में। अब आइए कुछ और मुख्य पॉइंट के बारे में जान लेते हैं बजट से संबंधित। देखिए इसके मतलब बजट से रिलेटेड आज एक और बहुत मुख्य पॉइंट है कि उन्होंने एक साड़ी को वियर कर रखा था। जो साड़ी आपको मिलती है कांचीवरम साड़ी, तमिलनाडु से संबंधित ये साड़ी आपको मिलती है। बैंगनी रंग की साड़ी इन्होंने पहन रखी थी। अगर हम बात करें, हाथ का काम आपको देखने के लिए मिलता है और धागे का बारीक काम आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। उनकी जो साड़ी थी उस पर ब्राउन कलर का बॉर्डर आपको देखने के लिए मिलता है। एक पारंपरिक साड़ी है, कहां से संबंधित, तो तमिलनाडु से संबंधित कांचीवरम साड़ी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बजट में ना सबसे बार इनकम शब्द का प्रयोग किया गया है। कुल मिला के तकरीबन 85 बार इनकम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे ड्यूटी, और उसके बाद जब हम बात करते हैं तो अन्य शब्दों का प्रयोग यहां पर किया गया है। तो सबसे ज़्यादा बार अगर पूछता है, ये पूछ सकता है एग्जाम में भी कि 2026 का जो बजट था उसमें किस शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार किया गया है, तो इनकम शब्द का प्रयोग सर्वाधिक बार किया गया है। ठीक है, चलिए अब आइए मेजर पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। ये आप देख सकते हैं कि फीचर्स ऑफ बजट 2026-27 आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक और चीज़ शुरू करने से पहले ही आपको बता देता हूँ, इस बजट की आधार पे जो हमने जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करी है वो मेरे हिसाब से पहले ही बता दी गई थी। तो 6.8 से लेकर 7.2, बट इसमें एक्सपेक्टेड बताई गई है 7% के आसपास, 7% के आसपास हमारा लक्ष्य है कि हम उस गति से तो आगे बढ़ें, हमारा विकास दर जो है कम से कम उतना तो आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, देखिए बजट अच्छा खासा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कुछ कुछ चीज़ें तो मैं आपको नॉर्मली बताता रहूँगा कि भाई क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, उसके संबंध में भी जो जानकारी अभी तक मेरे पास आई है उससे संबंधित डाटा आपको मैं देता रहूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इंडियाज़ इकोनॉमी ट्रेजेक्ट्री ये आपको मिलती है। लक्ष्य यहाँ पर भारत सरकार का ये है 2047 को टारगेट करते हुए। अब जो भी बजट आपको मिलते हैं वो 2047 को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन फॉर एम्बुलेंस, इसके अलावा रिफॉर्म्स, इसके अलावा पीपल आर पॉपुलिज्म, ये आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ रेट, जो पॉइंट मैंने आपको समझाया ना, हाई ग्रोथ रेट अराउंड 7%, ये मैंने आपको बताया। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एनर्जी सिक्योरिटी रिड्यूस, क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसी, मतलब हमारी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसे कम करने की कोशिश करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करेंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के रूप में हम काम करेंगे, फार्म के मतलब कृषि के संबंध में हम काम करेंगे। फिस्कल प्रूडेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, मॉनेटरी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, और स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट आपको नजर आएगा। सिटीजन्स बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट, जो भी एक्शंस हैं स्कीम्स हैं उनके माध्यम से। तो इन सब के आधार पे वो कहते हैं कि जो हमारी ग्रोथ रेट आपको नजर आएगी वो 7% के अराउंड नजर आनी चाहिए। इस गति से हम बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों से आपको मिलवाता हूँ। युवा शक्ति ड्रिवन बजट, ये आपको बताया जा रहा है कि भाई युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। ये क्यों है युवा शक्ति ड्रिवन बजट, तो उसके संबंध में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो बजट में बताए गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। अंग्रेजी में लिखे, इंग्लिश में मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुवर्ड्स अ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड एक्सलेटिंग द ग्रोथ। तो सरकार कहती है कि हम मेजर स्टेप्स लेंगे किस तरफ, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हम बहुत मेजर स्टेप्स जो हैं वो लेने वाले हैं। इसके अलावा वो कहते हैं ओवर 350 रिफॉर्म्स हैज़ बिन रोल्ड आउट इंक्लूडिंग जीएसटी सिंप्लीफिकेशन। वो कहते हैं कि हमने 350 रिफॉर्म्स करने का यहाँ पे प्रयास किया है। जैसे कि आप देखते हैं जीएसटी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, ये भी बताया गया। आगे बताते हैं कि भाई लेबर कोड्स, इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल के संबंध में आगे चल के हम हायर लेवल कमिटीज़ को भी फॉर्म करेंगे। ठीक, ये तो भाई देखो बजट की जो बातें हैं वो आपको मिल रही हैं। इसके बाद पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आगे आप समझ सकते हैं ना कि उन्हें पूरे देश को संबोधित करते हुए चीज़ों को समझाना है, तो वो समझा रही हैं। मान लीजिए कि वो बता रही हैं कि भाई क्या है हमारा आगे के लिए फ्यूचर में जो हम
पिलर्स लेकर चल रहे हैं, कैसे हमारी ग्रोथ होगी, कैसे हमारी डेवलपमेंट होगी। तो उसके लिए इन्होंने ये पिलर्स बताए हैं: सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग और फिजिकल मैटर्स। तो ये सब जो है ना हमारे पिलर्स रहने वाले हैं भारत की विकास के लिए, भारत की ग्रोथ के लिए। मतलब हम आसान करेंगे भाई व्यापार करना, बिजनेस करने के तरीके को आसान करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस आपको देखने के लिए मिले। इसके साथ साथ हम ऐसा काम करेंगे जो भाई लोगों को मुख्य रूप से रखकर किया जाए। तो ऐसे सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर बताया गया है। ठीक, चलिए जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में क्या क्या करने वाले हैं। बायोफार्मा शक्ति, ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ये यहाँ पे अनाउंस किया गया है। स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, रिसर्च, माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो बताते हैं कि इसके लिए भी योजना लेकर आएंगे। हाईटेक टूल्स रूम्स इन CFSC, इसके संबंध में काम करेंगे। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करेंगे। डेडिकेटेड केमिकल पिलर्स आपको नजर आएंगे सर, मतलब केमिकल पार्क्स आपको नजर आएंगे डेडिकेटेड। इसके अलावा डेडिकेटेड इनिशिएटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग अफोर्डेबल स्पोर्ट्स एंड गुड्स, मतलब जो खेल से संबंधित काम है उसके क्षेत्र में भी, या खेल से संबंधित जो आपको सामान मिलता है उसके संबंध में भी काम किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक के संबंध में काम किया जाएगा। टेक्सटाइल के संबंध में, मतलब कपड़ा उद्योग के संबंध में काम किया जाएगा। ये सारे के सारे बताए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए की पिलर्स। ठीक है, तो क्या MSME 2.0, वहाँ पे हाईटेक टूल्स, इसके अलावा बायो फार्मा शक्ति आपने ऊपर देखा। मैन्युफैक्चरिंग किसके संबंध में, कंटेनर के संबंध में। टेक्सटाइल कपड़ा के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम किया जाएगा। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स के सामान होते हैं उनके संबंध में काम किया जाएगा। ठीक है, स्कीम टू रिवाइव 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये भी यहाँ पर घोषणा करी गई है बजट में। इस बजट के अंदर ये भी घोषणा करी गई है। आगे टैक्स रिफॉर्म्स के संबंध में ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, तो मैं इसलिए टैक्स रिफॉर्म्स पे अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। ठीक, इसके अलावा MSME को लेकर जो बातें कही गई हैं, डेडिकेटेड 10,000 करोड़ MSME ग्रोथ फंड की बात की गई है। टॉप अप सेल्फ रिलायंट 2,000 करोड़ के आसपास, इसकी यहाँ पर बात की गई है। ठीक, चलिए एक बार आपको फटाफट से पहले ये दिखाता हूँ कि किस सेक्टर को कितना पैसा दिया है और कौन सा वो सेक्टर है जिसे सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है, उसके संबंध में भी एक बार आपके साथ चीज़ें जो है साझा करता हूं, ताकि आपको उससे एक अच्छी समझ आएगी। क्योंकि देखिए हमारे देश में ना बजट हमें बड़ा सिंप्लीफाई पसंद है। मतलब हम ये चाहते हैं कि ये पता चल जाए भाई ये वस्तुएं महंगी हुई हैं और ये वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी इस चीज़ को कि तकरीबन हमारा टारगेट यही होता है कि हमें ये पता चल जाए कि भाई क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। देखो यार, ये पॉइंट ज़रूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझिए। दो चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि अगले 5 सालों में हम 20 नए जल मार्ग चालू करेंगे। मैं बोल के समझा पाऊंगा ये चीज़, क्योंकि अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा टफ होगा वो पॉइंट्स को समझना। तो अगले 5 सालों में वाटरवेज कितने बनाए जाएंगे, 20 नए जल मार्गों को चालू करने की बात करी है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट मैं बताऊं तो देखिए हमारे देश में ना बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इस बार भारत सरकार ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक घोषणा करी है और कहा गया है कि 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजेस में क्या खोली जाएगी, कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए लैब्स खोली जाएंगी। ठीक है, जिससे विद्यार्थी अगर मतलब कोई कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है तो उसके बारे में भी जानकारी हो। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मैंने कहा 20 जलमार्ग नए आपको मिल जाएंगे अगले 5 सालों में। इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजेस में लैब खुलेंगे कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ग्रोथ कनेक्शंस के लिए 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये एक क्वेश्चन पक्का है, अगर आप केवल और केवल एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन पक्का है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स आपको मिलेंगे। कहाँ से कहाँ, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, इसके अलावा हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम ये बनाने की बात की जा रही है। हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर मतलब कोशिश यहाँ पर भारत सरकार की ये होगी कि अच्छी जो अभी ट्रेन्स लॉन्च हो रही हैं उनको यहाँ दौड़ाया जाए और अच्छी स्पीड पर उन्हें यहाँ दौड़ाया जाए। क्लियर, तो ये भी मेन पॉइंट आपको मिल जाता है इस बजट के तहत। अर्बनाइजेशन, सिटी इकोनॉमिक्स, रीजन के संबंध में कुछ और भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ कही गई है कि सर
जो ईवीज़ हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं, उनके अंदर जो बैटरीज होती है उन्हें भी सस्ता करने की बात की गई है। इसके अलावा जो महंगा करने की बात की गई है, सिगरेट विगरेट जो है, तंबाकू जैसे पदार्थ जो हैं, इन्हें महंगा करने की बात की गई है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसके लिए मैं कहूँगा कि ये बढ़िया इनिशिएटिव है, ऐसा काम तो होते ही रहना चाहिए। ठीक, चलिए जी, कुछ और मुख्य पॉइंट्स हैं, उन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे पॉइंट्स हमारे सामने आते चले जाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिव्यांग जन कौशल योजना, आपने कौशल योजना के बारे में सुना होगा, है ना, कि ट्रेनिंग देने के लिए हमें हमारे जो स्किल्स हैं उसको बेहतर करने के लिए स्कीम मिलती है। वैसे ही दिव्यांग जन कौशल योजना प्रोवाइडेड डिग्निफाइड लाइवहुड अपॉर्चुनिटी थ्रू अ इंडस्ट्री रिलेवेंट एंड कस्टमाइज ट्रेनिंग स्पेसिफिक टू डिसेबिलिटी ग्रुप। तो जो दिव्यांग जन हैं उनके संबंध में ये बताया गया है कि दिव्यांग जन कौशल योजना आपको मिलेगी, आपको स्किल्स दिए जाएंगे जिसके बेसिस पर आपको नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकें। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मैं कहूँगा। इसके अलावा दिव्यांग जन सहारा योजना, ये योजनाएं, मैंने क्या कहा कि मैं वही पॉइंट्स यहाँ पर कोशिश करूँगा जो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत रेलिवेंट है। ठीक, तो टाइमली एक्सेस टू हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइस फॉर ऑल एलिजिबल। तो वो कहते हैं कि भाई अगर कोई दिव्यांगजन है, उसे किसी प्रकार की गैजेट की आवश्यकता है, अर्थात जो उसका सहायता या उसकी हेल्प करने में बेनिफिशियल हो। अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे ठीक से सुनाई नहीं देता, तो भारत सरकार चाहती है कि इस योजना के तहत उसे जल्द से जल्द, जितनी जल्दी मुहैया करवाया जा सके, तो हम कान की मशीन मुहैया करवा दें। ये आप देखिए, टाइमली एक्सेस टू हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइस फॉर ऑल एलिजिबल, जो भी उसके लिए एलिजिबल हैं उनको जल्द से जल्द वो चीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, इसके अलावा सपोर्टिंग आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलिम्को, ये आपको मिलेगी। इसके अलावा पीएम दिव्याशा केंद्र को भी मॉडर्न बनाने की यहाँ पे बात की गई है। निमहंस के संबंध में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कहा गया है। ये लोगों के लिए पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट जो है ये आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक, ये हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, इसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा जो है वो कर ली है। आइए आगे चलते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन इससे निकालते हैं सर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आगे है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का अर्थ होता है कि भाई व्यापार करने में, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस ना करने पड़े कि भाई यहाँ इस काउंटर पे जा रहा है, उस काउंटर पे जा रहा है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिविजुअल पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया PROIs विल बी परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिस्टेड इंडियन कंपनी। वो बोलता है कि जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब जो भारतीय हैं मगर भारत से बाहर रह रहे हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर अवसर दिए जाएंगे कि वो लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें, निवेश कर सकें। ठीक है, पहला पॉइंट। इंटरेस्ट अवॉर्डेड बाय अ मोटर एक्सीडेंट। देखिए यार, हम देखते हैं हमारे देश में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कई सारे लोगों की जान चली जाती है, और भारत सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं चला रखी हैं कि भाई ऐसी किसी रोड दुर्घटना में किसी व्यक्ति की अगर जान चली जाती है तो उसे कुछ पैसा मुहैया करवाया जाए। उस पैसे पे तो टैक्स नहीं लगता था, मगर वो जो पैसा था उसके इंटरेस्ट पे टैक्स चुकाना पड़ता था, उसे ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पे। ये भी मैं कहूँगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसी छोटी छोटी या मतलब ऐसी बारीक बारीक पॉइंट पर अगर सरकार ध्यान दे रही है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा इनिशिएटिव है। इसके बाद रिड्यूस TCS रेट ऑन अ स्केल ऑफ, ये चलिए इसकी तो कोई अभी ज़रूरत नहीं है। वैसे इसके अलावा अगर आप बाहर इलाज कराने जाते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, तो उस पर भी टैक्स को कम कर दिया गया है। कोई विद्यार्थी भारतीय बाहर पढ़ने जाता है, उसके टैक्स को कम कर दिया गया है। अगर कोई भारतीय नागरिक बाहर किसी अन्य देश में जाकर इलाज अपना कराना चाहता है तो उस पर भी लगने वाले टैक्स को, कर को जो है वो कम कर दिया गया है। तो ये भी चलिए एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम ये कहेंगे। ठीक, चलिए जी, इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं सर कि अब किस क्षेत्र में कितना पैसा जो है वो आवंटित किया गया है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है हमारे लिए, वहाँ से भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो देखिए एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, यहाँ पे बताया गया है कि भारत सरकार ने किस क्षेत्र पर कितना पैसा खर्च किया। देखिए यार, तकरीबन मुझे लगता है 7-8 साल से तो मैं बजट को हर बार कवर कर रहा हूँ, और तकरीबन 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे शायद याद नहीं है कि पहली बार या ट्रांसपोर्ट को सबसे ऊपर रखा गया हो। मैंने जब तक देखा है या तो मैंने डिफेंस को ऊपर देखा है या एजुकेशन को ऊपर देखा है पहले स्थान पे, मगर इस बार
भारत सरकार या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमारी जो बजट पेश किया है उसमें अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट पे सबसे अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है। कुल मिला के 5,98,520 करोड़ रुपए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 6 लाख करोड़ आप बोल सकते हो कि इस पर खर्च करने की बात की गई है। ठीक है, और ये आप यकीन मानिए कि हमारे एग्जाम में आपको छपता हुआ नज़र आना ही आना है। सेकंड, डिफेंस के सेक्टर पे बात की गई है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे 5,94,585 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा डिफेंस सेक्टर पे। पिछली बार की तुलना में 1 लाख करोड़ ज़्यादा खर्च करने की यहाँ पे बात की जा रही है। कितना? पिछले बार की तुलना में 1 लाख करोड़ जो है वो ज़्यादा खर्च करने की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके बाद तीसरे स्थान पे आता है सर रूरल डेवलपमेंट। तीसरे स्थान पर आता है ग्रामीण विकास, 2,73,108 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। उसके बाद होम अफेयर्स, इस पर 2,55,234 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। फिर एग्रीकल्चर, इस पर 1,62,671 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। और फिर अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे स्थान पर अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन आती है, शिक्षा आती है। 1,39,289 करोड़ यहाँ पर खर्च करने की बात की गई है। तो आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि शिक्षा को किस नंबर पे रखा गया है एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स के अंदर। तो छठे स्थान पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको शिक्षा नज़र आती है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर, 1,09,029 करोड़ रुपए खर्च करने की बात यहाँ पे की गई है। हेल्थ सेक्टर भी इस बार अगर आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे आ गया है, मगर हेल्थ सेक्टर से संबंधित कई सारी योजनाएं भारत सरकार ने ऑलरेडी चला रखी हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गई। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की भी कई योजनाएं मिल जाती हैं। तो हेल्थ यहाँ पर 1,04,599 करोड़ रुपये। देखो, अगर आप देखोगे रूरल डेवलपमेंट मतलब सरकार ये चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अब ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू अर्बन सेक्टर, क्योंकि अर्बन सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा सरकार पहले निवेश कर चुकी है, पैसा लगाया जा चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा चुका है, जिसके चलते आप देखिए अंतर। जहाँ ये तीसरे स्थान पे है रूरल डेवलपमेंट, वहीं अगर आप देखेंगे तो छठे पे ये था, 7वां 8वां 9वें स्थान पर आपको अर्बन डेवलपमेंट, जो आपको शहरी विकास की हम बात करते हैं, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसके लिए 85,522 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर 74,560 करोड़ रुपए। इसके बाद अगर आप देखेंगे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 70,296 करोड़ रुपए, सोशल वेलफेयर 62,362 करोड़, साइंटिफिक डिपार्टमेंट 55,756 करोड़, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन 45,500 करोड़ रुपए, एक्सटर्नल अफेयर्स 22,119 करोड़ रुपए और फाइनेंस 20,649 करोड़ और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि भारत सरकार इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर भारत सरकार इस समय अच्छा खासा अगर आप देखेंगे ना तो ध्यान दे रही है। तो भारत सरकार की ये कोशिश है कि नॉर्थ ईस्ट में पैसा लगाया जाए, उसको एक तरीके से प्रॉपर विकसित किया जाए, ताकि अगर आने वाले समय में वहाँ किसी प्रकार के कोई चैलेंजेस फेस करने की स्थिति आती है तो सरकार एकदम तैयार हो। ठीक है, इस बजट से जो बेनिफिट या नफ़ा नुकसान जो है वो तो आप समझ सकते हैं, आने वाले समय में ही आपको समझ आएगा कि किसे कितना फ़ायदा हुआ और किसे कितना नुकसान हुआ, क्योंकि ये बजट जो है वास्तविक तौर पे भारत के जो आम नागरिक हैं, भारत के जो आम जन हैं, आप मैं हूँ, उन दोनों को ही अफेक्ट करता हुआ नज़र आता है। अगर इसके आउटकम्स, मैं आपको ये कहूँगा कि धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि इसके आउटकम्स सर कल ही, मान लीजिए मैंने कहा कल ही इसके आउटकम्स हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो चीज़ें सस्ती की गई हैं उनको भी मार्केट में उनके भी प्राइस जो हैं बदलने में आप जानते हैं समय लग जाता है कई बार, बट मैंने कहा कि नशीले पदार्थों को यहाँ पर महंगा किया गया है, उस पर बढ़ाया गया है, जो भी टैक्स वैक्स है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। इसके अलावा कुछ ना कुछ एजुकेशन सेक्टर के लिए भी है, डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत कुछ है, अर्बन एरियाज़ के लिए है, ग्रामीण एरिया के लिए, इवन मैं बहुत अच्छा इनिशिएटिव मानता हूं कि दिव्यांग जनों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहां पर रखी गई हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में है, जो भारत से बाहर भी रह रहे हैं भारतीय हैं वो भी निवेश कर सकते हैं, उनके संबंध में भी अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत सारे लोग इस देश में क्रिएटर बनना चाहते हैं और उनके संबंध, कंटेंट क्रिएटरों के संबंध में भी एक इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है, जो मैं कहूँगा एक अच्छा बेनिफिशियल चीज़ है। साथ के साथ जल मार्ग की भी बात करी गई है, 20 रेलवे कॉरिडोर्स की भी बात की गई है, वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं चाहूँगा कि इस बजट के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। जो शॉर्ट एक क्रिस्प हो सकता था उस तरीके से यहाँ पर मैंने चीज़ों को कवर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।